अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि सदर मुमलिकत की कोशिशों के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई बड़ी पेशरफ्त तो सामने नहीं आई। ताहम दो टोक अंदाज में जिस तरीके से जवाब दिया गया कि अब इलेक्शन की तारीख का तयन करना ना इलेक्शन कमीशन का काम है, लिहाजा मुलाकात से भी इज्तनाब किया गया, जिसके बाद अब ये मामला वजारत कानून में भिजवाया गया है, जिसके ऊपर वजारत कानून इस सारी सूरत हाल का जायज़ा ले रही है। सवाल ये है कि बिल आखिर क्या इलेक्शन अब वाकई ही 9 माह के बाद होंगे या उससे पहले इलेक्शन के निकात से मुतल्लिक कोई पेशरफ्त हो सकती है, या तमाम सियासी जमातों को खामोशी से इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसके साथ हम बात करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चेयरमैन PTI के केस से मुतल्लिक उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने एक बयान हल्फी जमा कराया है, जिसके अंदर उन्होंने उनकी ज़िंदगी को संगीन खतरात लाहक होने से मुतल्लिक बात की है और कोर्ट से उन्होंने इंटरवीन करने की इस्तदा की है। इसके साथ ये भी बात करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीमा के खिलाफ जो नैब का केस था वो नैब की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी गई, लेकिन कोर्ट ने जिस तरीके से रिमार्क्स दिए जिसके मुताबिक नैब कानून का मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल बंद होना चाहिए, नैब को आलाकार के तौर पर मखसूस अफराद के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, ये चीज़ें इसके रिमार्क्स थे। क्या अब आने वाले दिनों में नैब माजी के बरक्स बेहतर अंदाज में परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, या अब भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब का इस्तेमाल हो सकता है आने वाले दिनों में? इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अपने मेहमानों का आपको तारुफ करवा देता हूँ। सेनेटर कामराब में आप हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं, JUIFA के आप रहनुमा है। उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत अवान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कामराब मुर्जा साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, सदर मुमलिकत की जानिब से कोशिश की गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इससे पहले बहुत ज़्यादा मुतालबा कर रही थी कि अगर हल्का बंदियाँ होनी भी हैं तो मुकर्रर वक्त से पहले, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस टाइम की अनाउंसमेंट की है उससे पहले की जाए, ताकि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो सकें। आजकल मुख्तलिफ जमातों की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ एक मुशावरती अमल भी जारी है। क्या आप समझते हैं कि 90 रोज़ के अंदर हल्का बंदियां भी प्रोसेस मुकम्मल करके इलेक्शन हो जाने चाहिए, या जैसे इलेक्शन कमीशन चाहता है कि तकरीबन 9 माह के बाद ही जाके इलेक्शन हो, उसके ऊपर JUIFA भी इत्तफाक करेगी? नहीं, JUIFA की तरफ से कल मैं उस मीटिंग में शरीक था वीडियो लिंक पे, और बाकी और भी हमारे जो है ना वो क़यादत भी मौजूद थी, हैदरी साहब थे और दोस्त भी थे। तो हमारा जो उसमें मुतालबा था, और बड़े क्लियर टर्म्स में मैंने उनको कहा था कि ये 90 डेज से आगे बात नहीं जानी चाहिए। इसमें इन एनी केस अगर आप फर्ज कर लीजिए सेक्शन 17 की इलेक्शन एक्ट की रिक्वायरमेंट भी करना भी चाह रहे हो, तो उसके लिए वन टाइम जो है ना वो अमेंडमेंट आ जाए। जैसे आप प्रिलिमिनरी हल्का बंदियाँ करते हैं तो उसके लिए जो है ना अगर आपको महीना रिक्वायर्ड है तो उसको वन टाइम जो है ना वो आप उसको 1 हफ्ते के अंदर उसको मामले को वो करिए। इसी तरह एतराज़ात 30 डेज देते हैं, अगर वो 30 डेज हैं तो उसको एतराज़ात का जो है ना उस टाइम को श्रिंक करिए और उसको भी हफ्ते में लाइए, एक दफ़ा के लिए, ये नहीं कि हमेशा के लिए। और इसके लिए ऑर्डिनेंस भी हो सकता है। मैंने उनको ये अपना उनसे बात की थी, चीफ साहब से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। और इसी तरह जिस काम के लिए अगर आपने डिस्पोजल करना है, उन जो हमारे एतराज़ात आएंगे हल्का बंदियों पे, उसके लिए भी आप महीना ना बैठिए, आप उसको भी 1 हफ्ते में वो करिए और दिन रात बैठ के उसका वो करिए। तो इस तरह से वो मिनिमम जो है ना वो बेरेबल टाइम के अंदर हम आ सकते हैं 90 डेज के अंदर, या 54 डेज तो अलग से चाहिए, मगर इसके साथ आप नज़दीक आ सकते हैं, 90 डेज के नज़दीक आ सकते हैं। तो इसको ना करिए, क्योंकि ये उनकी भी इज्जत का सवाल है और हमारी भी इज्जत का सवाल। तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिली आपको इलेक्शन कमीशन के हुकाम की जानिब से इस तजवीज़ पर? सबका कहना यह था कि अदरवाइज अगर ये हल्का बंदियों का मसला ना हो तो हम तैयार हैं। और मुझे फिर उन्होंने कहा कि आप जब भी, मैं कोयटा में हूँ इस वक्त, तो उन्होंने कहा कि जब भी आप इस्लामाबाद आएँ तो इस पे आइए, इसके साथ आइए और मिलिए मुझसे। तो मेरा ख्याल ये है कि एक दफ़ा के लिए अमेंडमेंट्स सनसेट क्लास उसमें डाल दें और हर चीज़ का टाइम कर्टेल कर दीजिए, जिसके लिए महीना चाहिए होता है आम हालात में, वो आम हालात के महीना ही रहे। अगर इमीडिएट जो नेक्स्ट इलेक्शन आ रहे हैं उसके लिए वो हफ्ता करते हुए 3-4 हफ्ते में हम कंप्लीट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। शहादत अवान साहब, आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो डे फर्स्ट से ही इसके ऊपर बहुत वाज़े अपना मौक़िफ़ रखा है कि इलेक्शन हर सूरत मुकर्रर वक्त के अंदर होने चाहिए, लेकिन होते हुए दिखाई नहीं देते। सदर मुमलिकत ने कोशिश की, कोशिश रायगा गई,
सवाल ये है कि अब जो मुशावरती अमल जारी है, आपको इस बात का इम्कान दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से तजवीज़ आ रही हैं और पीपल्स पार्टी की भी डिमांड थी, उसके मुताबिक इस टाइम फ्रेम को कम करे और इलेक्शन को हर सूरत 90 दिन के अंदर यकीनी बनाए? आप किस हद तक पुरुमीद हैं? देखें, अपना पटी साहब सबसे पहले तो बड़े बसाद एहतराम जो है कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे प्यारे भाई हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उनसे इख्तिलाफ ये करूंगा कि ये चैप्टर 3 की जिसकी इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 17 की और ऑनवर्ड 22 तक की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो टाइम फ्रेम दिया गया है कि हल्का बंदियों के लिए टाइम कितना होगा, फिर एतराज़ात के लिए कितना होगा, उनको सही करने के लिए कितना होगा, तो ये इलेक्शन कमीशन आज खुद से नहीं कर सकता, या कोई ऑर्डिनेंस आए या पार्लियामेंट, तो आपको पता पार्लियामान तो है नहीं, ये अमेंडमेंट इलेक्शन एक्ट में भी नहीं हो सकती, नंबर 1। उसके अलावा अगर हम उस पर चले जाएं, हल्का बंदी तो दूर की बात है, ये चीज़ तो नहीं हो सकती इस स्टेज पे, ये बहुत पहले करने की थी जब पार्लियामेंट थी। अब असम्बलियाँ डिसॉल्व हो चुकी हैं, तो केयर टेकर गवर्नमेंट तो को उसके पास तो वैसा मैंडेट ही नहीं कि इलेक्शन एक्ट के अंदर जो है वो इस किस्म की कोई तब्दीली कर सके। उसके अलावा बात यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो जो हमेशा बात की है वो आईनी बात की है, हमारा कोई ये मसला नहीं है, हम तो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं, और ये मैं समझता हूँ जो आईबी उनका भी व्यू पॉइंट तकरीबन हमसे मिलता जुलता है। मैं आपको ये बताऊं, जब असेंबली डिसॉल्व होती है तो 2010 से पहले 58(2)B हुआ करता था आईने पाकिस्तान में, कि जिसमें सदर पाकिस्तान जो उसको असेंबली डिसॉल्व करने का इख्तियार होता था, लेकिन जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ये अपना इख्तियार जब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे पार्लियामेंट को सरेंडर किया, और 58(2)B जो है आईने पाकिस्तान में से 18th अमेंडमेंट आप देखें 2010 में वो खत्म कर दिया गया। अब बात ये है कि दो चीजें हमारे सामने है, ये खामखा का एक इंटरप्रिटेशन का तनाजा शुरू हो चुका है। आईन सुप्रीम है, जितने कवानीन बनते हैं वो आईन के सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है, तो आईन में 48 की शिक 5 जो है वो कैटेगोरिकली कहती है कि जब जो प्रेसिडेंट हैं असेंबली डिसॉल्व करेंगे, मीनिंग देयर भाई अब वो 58(2)B वाला इख्तियार जो कि गुलाम इसाक खान साहब वाला जो था इख्तियार कि वो रोजाना सुबह शाम सेब खा के असेंबली तोड़ देते थे, तो वो तो नहीं रही। अब इसका मतलब है कि कानून आईन बनाने वाले कॉन्शियस थे कि हम या क्या करने जा रहे हैं, या तो 58(2)B जब वहां से डिलीट हुई थी तो उस वक्त जो है आर्टिकल 48 की शिक 5 को भी वो अमेंड कर देते। इसका मतलब ये है कि वो वहां पे जो रेजोल्यूशन रखी गई है 58 के अंदर 1 और 2 के अंदर, और जिसका तज़किरा जो है अब 48 की शिक 5 में किया गया है कि विदिन 90 डेज जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की डेट अपॉइंट करेगा। तो वो मैं कहता हूं कि कंपल्शन है, आईनी तकाजा है कि असेंबली की तहलील होने के बाद, डिसॉल्व होने के बाद 90 दिन का इलेक्शन होने का है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बिल्कुल तकाजा है, हर सूरत होने चाहिए। प्रेसिडेंट ने देनी है। चलिए ये मामला तो वजारत कानून के पास मौजूद है, इस सारे ऊपर मतलब उनकी लीगल ओपिनियन आएगी तो मामला क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो असूली बात है, जो हर तरफ से एक मुतालबा है कि इलेक्शन हर सूरत 90 रोज के अंदर होने चाहिए, उसके साथ मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, एक बड़ा कानूनी पॉइंट है, मुख्तलिफ लोग ये सवालात उठाते हैं कि अगर हल्का बंदियां हो रही हैं, बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए, अगर इसके अंदर कौमी या सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफा या कमी हो गई तो उस मकसद के लिए आईनी तरमीम ज़रूरी है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हल्का इसमें नशिस्तों में, कौमी सूबाई असम्बली की नशिस्तों में कमी बेशी होती है, क्या उसके लिए वाकई आईनी तरमीम चाहिए? अगर वो आईनी तरमीम चाहिए तो फिर कैसे आईनी तरमीम होगी? कोई नया क्योस क्रिएट हो जाएगा, या आईनी तरमीम के बगैर ही हल्का बंदियां होते हुए कौमी असम्बली की नशिस्तों में, सूबाई असम्बली की नशिस्तों में कमी बेशी हो सकती है? लीगली क्या पॉइंट है सर इस पे? कामरान साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कामरान साहब पीछे पूछ रहे हैं, वो देखिए उसमें ऐसा है कि इस दफा जब इसको नोटिफाई किया सीसीआई ने तो एक और हाथ कर दिया उसमें, बलूचिस्तान की पॉपुलेशन जो है ना वो कम कर दी, 70 लाख यानी 7 मिलियन के आसपास की आबादी जो है ना उन्होंने कम कर दी। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी उसमें से 2 करोड़ 10 लाख के लगभग थी या इससे आगे पीछे, और उसके बाद इन्होंने 70 लाख आबादी कम की है। उस सूरत में 7-8 सीटें हमारी बढ़ जाती थी। वो जो सीटें बढ़, फिर आगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायरमेंट ये होती कि वो फिर आपने आर्टिकल 51 को अमेंड करना था, और जो दूसरे सूबों की कुछ सीटें कम हो जानी थी, हमारी सीटें कुछ बढ़ जानी थी कौमी असम्बली में।
वो इन्होंने कम करके और उतनी ही आबादी दूसरे सूबों में दिखा दी जब फाइनल रिपोर्ट आई। ये हमारा एतराज है और उस पर केस भी पेंडिंग है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। इस तरह से कम कर दी। उस सूरत में तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो है ना वो एक हाउस नहीं मौजूद और कॉन्स्टिट्यूशनल वैसे ही 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो ये मामला जो इसको इन्होंने लास्ट मोमेंट पे लाके इसको नोटिफाई किया है सीसीआई से में वो बिल्कुल जो है ना वो दुरुस्त नहीं है। आप उससे पहले डेट दे चुके हैं कि 9 या 10 को असम्बलियों ने तहलील हो जाना है और जब आप ये कह रहे हैं और उससे पहले 3 दिन पहले जो है ना वो इजलास बुलवा लेते हैं इसका और उसकी डेट पहले, तो फिर कामरान मुर्तज़ा साहब इतना बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक लकूना क्रिएट हो रहा है तो इसके क्या होगा अल्टीमेटली तो एक बहरान में फंस गए हुए हम। क्योंकि अगर फर्ज करिए कि आबादी जो हमारी कंटेंशन है बलूचिस्तान वालों की कि जी हमारी 17 लाख की आबादी आपने कैसे दूसरे सूबों में एडजस्ट की है, तो ये सारा कुछ जब इसकी हमारी बात अगर मान ली जाती है तो फिर तो इसके बाद जो है ना इस कंपोजिशन पे इलेक्शन हो ही नहीं सकता। 7-8 सीटें हमारी बढ़ाएं उसके बाद जो है ना उसकी कोई बात आगे चलेगी। मगर यहाँ पे उसी पुरानी आबादी उसी पुरानी पॉपुलेशन पे उसी पे इलेक्शन करवा देते, ना हल्का बंदियों का मसला होता ना होता, इसके बाद नोटिफाई होता रहता। ये तो इन्होंने एक मुसीबत डाल दी हमारे लिए भी और अपने लिए। बिल्कुल सही, दुरुस्त का आपने एक बहुत बड़ा एक मसला बन गया। शाहदत अवान साहब आपसे जानना चाहूँगा, मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ, वज़ीर आला सिंध वहाँ पर मौजूद थे, पीपल्स पार्टी की भरपूर वहाँ पर नुमाइंदगी हुई, मरदमशुमारी के नताइज को अप्रूव किया गया और उसके बाद ये वाज़े था कि अब नए नताइज के मुताबिक अगर हल्का बंदियाँ होंगी तो ये वक्त लगेगा। तो जब आपने CCI में इत्तफाक़ राय के लिए वहाँ कर रहे थे तो इसका कोई मुतबादल हल क्या निकाला गया था कि जो आइंदा के इलेक्शन हैं उसको पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक हो जाने चाहिए, बाद में कुछ करें या 90 दिन से ज़्यादा तखीर ना हो? उस वक्त कोई फार्मूला क्यों तय नहीं पा सका था तमाम उस वक्त की इक़्तिदार में शरीक जमातों के मबैन? देखें, सबसे 2 बातें समझने वाली बात हैं कि जिस तरीके से कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा आईने पाकिस्तान तो अपनी जगह खड़ा है और ना इस वक्त जो है आर्टिकल 51 में कोई अमेंडमेंट हो सकती है क्योंकि पार्लियामान भी नहीं है और वक्त भी है, नंबर 1। और दूसरी बात ये रहेगी, देखें बात ये हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होना लाजिम है और बात सिलसिला ये है कि CCI तो वैसे भी उसको डिलिमिटेशन होने की थी, लेकिन सिलसिला ये है कि आने वाला जो मौजूदा इलेक्शन है अगर आप कहें कि उसके लिए डिलिमिटेशन होती भी है तो आप किस तरीके से सीटें कम और ज्यादा तो आप आबादी के लिहाज से इस स्टेज पे कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें क्या होगा, सपोज मैं आपको कहता हूँ कि मेरी सिंध की आबादी 5 लाख है, एक हल्के की पहले 5 लाख थी, अब वो आबादी 6 लाख हो गई है या घट के 4 लाख भी हो गई है। तो ये हो सकता है कि विदन प्रोविंस जो है, जो मेरी सिंध की जो है आर्टिकल 51 के अंदर जो मेरी सीटें मुख्तस हैं, तो मेरी आबादी ने तो उसी पे तकसीम होना, मेरे हल्के वही रहेंगे, उसकी आबादी जो है कमती बढ़ती होगी, उसको सूबे के अंदर इक्वल करने के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी सीटें तो कम या ज्यादा नहीं हो सकती हैं। भले मेरी आबादी बलूचिस्तान की तरह कम हो गई हो या मेरी आबादी ज्यादा हो चुकी हो, सीटें तो वही रहने की हैं। बिल्कुल सही। तो मतलब ये है कि CCI के अंदर जो भी फैसला हो तो वो तो आज नहीं तो कल अमल दरामद होना है। इंशाल्लाह ताला आइंदा के लिए भी इलेक्शन होने हैं, आइंदा जो है सेंसस भी होने का है। लेकिन बात ये है कि इस इलेक्शन पे जो कि 90 डेज में होने का है, इसके ऊपर तो मैं कहता हूं कि इनकी मजबूरी है कि जिस तरीके से 2018 का इलेक्शन 2017 की अमेंडमेंट करके 2017 की मरदमशुमारी के ऊपर जो है वो इलेक्शन करवाए गए थे। इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास कोई और रास्ता बिल्कुल कतई तौर पे नहीं है कि अगर वो इलेक्शन एक्ट के ऊपर चल के नई हल्का बंदियां करने के लिए जाते हैं तो टाइम फ्रेम जो इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर लिखा हुआ है उसको इलेक्शन कमिश्नर साहब तो कम या बेश या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर वो उस टाइम फ्रेम में जाते हैं 120 डेज लेते हैं, इसका मतलब ये है कि वो तो आईन जो है वो सुप्रीम जो चीज है जिसमें 90 डेज है तो उस फ्रेम से निकल जाएंगे। अब मैं इसका हल बताता हूँ। जी लाजमी बताइए, ये नाज़रीन जानना चाहेंगे। हाँ, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट में जब KP और पंजाब की असम्बलियां टूटी थी तो एक पिटीशन गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, जस्टिस जवाद हसन साहब के पास खालबन वो लगी थी पिटीशन, और उसके अंदर ये सिलसिला ये था कि इलेक्शन 90 डेज के अंदर करवाया जाएगा। तो उसके बाद जो है वहां पे जो झगड़ा और जो वो इश्यू था ना, वहां पे ये था
कि गवर्नर बलीगुर रहमान साहब जो है वो टाइम दे दें। बलीगुर रहमान साहब ने ये उसके अंदर जवाब जमा कराया कि मैंने चूंकि असेंबली तोड़ी नहीं है तो मैं टाइम फ्रेम कहां से दूं। बिल्कुल सही। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर ये नहीं देते तो अल्टरनेट के अंदर जो है प्रेसिडेंट जो है वो टाइम फ्रेम जो है वो टाइम अपॉइंट कर दें ताकि 90 डेज के अंदर इलेक्शन जो है वो हो जाए। तो मीनिंग देयर भाई के एक ऑनरेबल जज साहब का भी व्यू पॉइंट यही था कि अगर पार्लियामेंट जो है वो टूटती है, डिसॉल्व होती है, तो उसको अगर प्रोविंशियल लेवल पे होगी तो वो गवर्नर है और वफाक लेवल पे नेशनल असेंबली होगी तो प्रेसिडेंट है। इसके लिए क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो आईने पाकिस्तान में जो है दो चीजें बिल्कुल बराबर सर ये चीजें बिल्कुल डिफाइन है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन इसका जो सवाल ये है कि अगर बादिल नजर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अपनी डेट अनाउंस कर चुके हैं हल्का बंदियों से मुतल्लिक उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुश्तरका मफादात कौंसिल ने ही उनको जो मैंडेट दिया कि आप ये काम कीजिए। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाता तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी? गुजारिश सुने भट्टी साहब, आप मुझसे भी ज्यादा जल्दी जा रहे हैं, आपका टाइम है, लेकिन मैं वकील हूँ, अपनी कंटेंशन तो मैं आपके सामने रखूंगा। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चले गया, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया, वहां पे भी कुछ ऑनरेबल जजेस का इख्तिलाफ हुआ, लेकिन जो जिस तरीके से डायरेक्शन हुई वो गालिबन 1 मार्च का फैसला था या 4 अप्रैल का था, जिसमें 14 मई के इलेक्शन के लिए कहा गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन गो के एक दफा कह चुका था कि हम तो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले के ऊपर रिव्यू भी दाखिल कर दिया। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन थी अभी भी पेंडिंग है, वो रिव्यू भी अभी तक पेंडिंग है। और इस दौरान जो है, इस दौरान मैं आपको कहूं कि 2-3 पिटीशन मेरे ख्याल न्यूज़पेपर में मैंने देखी हैं कि कंक्लूड कीजिएगा, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। जी बिल्कुल मैं को जो है वो जा चुका है। तो मैं ये कहता हूं कि इसके अंदर जो है ताबीर व तशरीह की कतई तौर पे जरूरत नहीं है। आइन के अंदर जो चीज लिखी हुई है, इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने तो मुलाकात से भी इनकार कर दिया है, सारी सूरत हाल है, लेकिन आईने पाकिस्तान आपको कहाँ लेके जाएंगे? वो ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईने पाकिस्तान पर अमल करवाने के लिए कहां तक जाएगी? तो देखो, बात ये है कि हम आईने पाकिस्तान के लिए हम अवाम हैं, हमारा मुतालबा ये है कि अगर जो है इलेक्शन कमीशन हो या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो या अदालत, पहली बात तो ये है कि अदालत ने वो जो है अप्रैल के महीने से अभी तक फैसला जो है वो अपना पेंडिंग रखा हुआ है। तो ये इलेक्शन पहले भी उन्होंने 14 मई की डेट दी थी। बिल्कुल ठीक। तो मैं ये कहता हूँ हमें यकीन है कि कानून आइन के मुताबिक जो है ये कार्रवाई होगी, इलेक्शन आइन के मुताबिक होने चाहिए और होंगे, और उसके लिए हम कोशिश हैं। बिल्कुल सही, बहुत ज़रूरी है कि आइन के अंदर दी गई मुद्दत के अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए। सियासी जमातों का ये मुतालबा भी है और सब एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी हल्का बंदियों से दी गई मुतल्लिक डेडलाइंस को रिव्यू करेगा ताकि कम से कम वक्त के अंदर ये प्रोसेस मुकम्मल हो, इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही हो जाए। लेकिन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, अगरचे कि वजारत कानून के अंदर सदर मुमलिकत के लिखे गए ख़त के ऊपर जवाब आना बाकी है। तो कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं आपसे सर जानना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट से आज एक बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ बुशरा बीबी की जानिब से, अगरचे के उन्हीं के बुशरा बीबी की ही डायरेक्शंस पे उनके तोशाखाना का मामला हो, तहाइफ उन्होंने बेचे, जाली रसीदें बनती रहीं, अल्टीमेटली उन्हीं का खमियाजा भुगतते हुए चेयरमैन PTI आज जेल में हैं। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी के ज़रिए से इस्तदा की है कि चेयरमैन PTI की जान को ख़तरा है, उनका वज़न कम हो रहा है जेल के अंदर, और उन्होंने कोर्ट से दरख्वास्त की है कि उनसे इस्तदा की है कि चेयरमैन PTI को जल्द अज जल्द बाहर लाया जाए। तो सवाल ये है कि मुख्तलिफ और भी शख्सियात को सज़ाएँ हुई, वो जेल में गए, तो जब मामला एक एपेलेट कोर्ट में है, हाई कोर्ट में था, लेकिन अब मंडे को दोबारा टेकअप होना है, तो बुशरा बीबी को इतनी ज़्यादा उजलत का क्यों मुजाहरा कर रही हैं कि उनसे वक्त से पहले उनकी ज़मानत हो जानी चाहिए? वो तो हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा को मुअत्तल करने का फैसला करना है अल्टीमेटली। मेरा ख्याल है बुशरा बीबी की जो है उस एफिडेविट पे जो है अमल कर लें और उसके उनको रिलीज कर दें, ताकि ये कानून बन जाए कि उसके बाद जिसकी बीवी भी एक इस तरह देगी उसको उसके ऊपर रिलाई करके उसको भी जो है ना वो बेल आउट कर दिया जाएगा या उसको रिलीफ दे दी जाएगी। पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट ने वो अबूरी एक दरमियाने हुक्म के अगेंस्ट पिटीशन अभी तक इंटरटेन की हुई है और उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं वो दुरुस्त नहीं, उससे प्रेजुडिस काज हो रहा है। दो पार्टियां बराबर होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर पेंडिंग नहीं है, बावजूद इसके कि उस पर एक नहीं, दो नहीं, तीन ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं और वो ऑब्जर्वेशंस जो है वो किसी एक शख्स को फेवर कर रही हैं। तो ये भी कानून बन गया कि अपील जो है हाई कोर्ट में पेंडिंग हो, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन दे कि केस नहीं बनता तो फिर क्या करेगी उसके बाद।
तो नॉर्मली सर ऐसे हालात में जब ऐसे हायर कोर्ट से ऐसी ऑब्जर्वेशन आए तो जो उसके नीचे उसकी एक कोर्ट है वहाँ पर फैसला साजी के ऊपर क्या इम्कान होता है कि वो रिमार्क्स या वो ऑब्जर्वेशन असरअंदाज हो सके? 1,00,000 दफा आप कहें कि जी असरअंदाज नहीं होंगे, मगर असरअंदाज होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक बात करे तो बाकी जो उससे कम हैसियत के जजेस के ऊपर जो है ना ये बात असरअंदाज होगी या नहीं होगी। सीधी सी बात है, इस बात को आप भी समझ करिए। ये जब आपके पास वो मैटर पेंडिंग ही नहीं है, बिल्कुल सही, उसका वो है जो कि मर्ज हो चुका है और जो कि अपील का हिस्सा है, आप उसको अभी तक लेके भी और उसमें ऑब्जर्वेशंस भी दे रहे हैं, इट्स टू मच। तो वैसे साहब जब जहाँ तक जेल के अंदर वजन कम होने का मामला है, सेहत खराब होने का मामला है, वहाँ पर डॉक्टर की फैसिलिटी भी होती है, मेडिकल चेकअप भी होता है। अगर वहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल हो तो यकीनी तौर के ऊपर वहाँ पर तबी सहूलियात तो भरपूर तरीके से मिल रही होती है जेल मैनुअल के मुताबिक भी। तो वजन कम होना या सेहत खराब होने के हवाले से तो कोई इतना बड़ा डिसीजन मेरे ख्याल में नहीं किया जा सकता। क्या आप कहते हैं सर? वजन अगर जब तो मैं ये कहूंगा कि जिस शख्स को अपना वजन कम करना है वो जेल चला जाए, क्योंकि बुशरा बीबी कहती हैं कि उनके शोहर का वजन कम हो रहा है। ये कोई बात है? बच्चों वाली बातें लेके बैठे हुए हैं, और लोग भी जेल जाते रहे हैं। आप इंडिपेंडेंस से पहले की उस पर चले जाइए, बड़े बड़े लीडर्स थे वो जेल जाते रहे हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद चले जाइए, लोगों पे झूठे सच्चे इल्जामात लगते रहे, सालों के हिसाब लोग कैद में रहे, मौलाना कैद में रहे, कितना अरसा कैद में रहे, गफ्फार खान कैद, तो पूरी जिंदगी गफ्फार खान ने तकरीबन गुजार दी अपनी जेलों के अंदर। उनकी तो बीवियां लेके ये एफिडेविट्स नहीं गई थी कि उनका वजन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। इनका वजन कम ज्यादा भी हो रहा है, पता नहीं क्या है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शहादत अवान साहब आपसे जानना चाहूँगा, आज सुप्रीम कोर्ट में आहत चीमा साहब की ज़मानत से मुतल्लिक केस भी था वहाँ पर, और वहाँ पर जो रिमार्क्स है चीफ जस्टिस के साहब की जानिब से, जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से, वो बड़े परेशान कुन थे। आहत चीमा जिन्होंने 3 साल तक उन्होंने जेल काटी, उसके बाद नैब कहता है कि हमने दोबारा तहकीकात की तो उनका केस नहीं बनता। बहुत सख्त रिमार्क्स आए चीफ जस्टिस की जानिब से भी कि बरसों तक बंदे को कैद रखने के बाद कहा जाता है कुछ नहीं मिला, नैब कानून का मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल बंद होना चाहिए। सर आप समझते हैं कि अब रिसेंटली जो पीडीएम के शरीक जमातों ने नैब कवानीन में तरमीम की थी, उसके बाद हम आने वाले दिनों में नैब कानून का मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, क्या पूरी उम्मीद है? देखें, बात ये है कि ये तो पार्लियामेंट, जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया इसी मकसद के लिए बना। लेकिन जहां तक मैं ये कहता हूं कि अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन होती है, कोर्ट की ऐसी ऑब्जर्वेशन है, तो उस बंदे का ये राइट एक्रू करता है कि वो मलेशियस प्रोसिक्यूशन के लिए जाए, डैमेजेस के लिए जाए, तो जो रेमेडी है वो अवेल करे। लेकिन हमारे यहाँ रूटीन ये है कि एक आदमी की जिसकी जान छूटती है वो दाद रसी अपनी उसके लिए वो कोर्ट की तरफ रजू नहीं करता। अपनी तकलीफ भुगतने के बाद वो समझता है कि मेरी गुलू खलासी होगी है तो बहुत बेहतर है। तो मेरा ख्याल ये है कि इस किस्म के कवानीन जो बने हैं, तो जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, प्रोसिक्यूटर जो प्रोसिक्यूट करते हैं, तो विक्टिम जो है उसको बिल्कुल जो है अपने क्लेम के लिए जाना चाहिए, ताकि इस किस्म की रवायात इस मुल्क में नहीं रहनी चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ स्टिग्मा है नैब के ऊपर कि एक आला पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने ये ऑब्जर्वेशन दी है और उनकी एप्लीकेशन वापस लेना ही इस बात का सबूत है कि एक बेगुनाह स्टीजन के खिलाफ उन्होंने एक कार्रवाई की। लेकिन चलें, देर आमद दुरुस्त आयद, उन्होंने कम से कम ये तो तस्लीम किया कि एक दौर के अंदर इस किस्म की ज्यादती भी होती रही है। तो जिस दौर में ज्यादती हुई है, मैं समझता हूँ कि वो जो है वो मोरद इल्जाम उनको ठहराना चाहिए और उनका ज़मीर यकीनी तौर पे उनको मुलामत करता होगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने ज्वाइन किया। सेनेटर शहादत अवान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़रूरत इस अमर के नाज़रीन के नैब का कानून जो करप्शन के खात्मे के लिए बना था, उसको उस करप्शन के खात्मे के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, मज़मूम मकासद के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, जिसके नतीजे में आज हमें ये रिमार्क सुनने को मिले। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इत्तेहादी हुकूमत को 15 माह में 11 अप्रैल से अब तक दर्जनों मुकदमात से रिलीफ मिला। नैब कानून में तब्दीली से फ़ायदा उठाने वालों में आसिफ अली जरदारी सबसे आगे रहे, जबकि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ,
हमजा शहबाज, मुराद अली शाह, सलीम मांडवी वाला और दीगर रिलीफ लेने वालों में भी शामिल रहे। इत्तेहादी हुकूमत 15 माह की कारकर्दगी में अपने मुकदमात ख़त्म करवाने में सरे फहरिस्त रही। 11 अप्रैल 2022 को इक़्तिदार संभालने वाली इत्तेहादी हुकूमत ने आते ही नैब तरमीम का सहारा लेते हुए दर्जनों केसेस बंद करवा दिए या केसेस वापस मुतलका फोरम को भिजवा दिए। नैब तरमीम से फ़ायदा उठाने वालों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, राजा परवेज अशरफ भी शामिल थे। ताहम आसिफ अली जरदारी इस मामले में सबसे आगे रहे। नैब तरमीमी एक्ट के तहत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब रेफरेंसेस जिसमें तोशाखाना, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, पिंक रेजिडेंसी, ठट्ठा वाटर सप्लाई और 8 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन के नैब केसेस नैब को वापस भेज दिए गए। इत्तेहादी हुकूमत में दीगर बड़े केसेस में नवाज शरीफ के खिलाफ जो रेफरेंस फाइल हुआ जिसमें तोशाखाना का रेफरेंस तैयार हुआ और प्लाटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस थे, नैब तरमीमी कानून से मुतल्लिक मुल्की तारीख का बड़ा माली स्कैंडल जो फेक बैंक अकाउंट्स का मामला था वो भी इन तरमीम के बाद दफन कर दिया गया। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ गैर कानूनी इश्तिहारात का रेफरेंस और चेयरमैन ओगरा की तैनाती का रेफरेंस, इसी तरह वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्लांट मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस एहतसाब अदालत ने एंटी करप्शन कराची को भेज दिया। सलीम मांडवी वाला के खिलाफ किडनी हिल रेफरेंस, फरजाना राजा के खिलाफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रेफरेंस, लीगी रहनुमा और साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी के खिलाफ PIA में गैर कानूनी भर्तियों का नैब रेफरेंस भी नैब को वापस भेज दिया गया। अक्टूबर 2022 में लाहौर की खसूसी अदालत ने FIA के मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मुकदमे से बरी किया, जबकि जुलाई 2023 में लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज समेत दीगर अफराद को 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के रेफरेंस में बरी कर दिया था। आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद, गनी मजीद भी नैब तरमीम से फ़ायदा उठाने वालों में शामिल रहे, जिनके खिलाफ नैब केसेस अदालत ने वापस भिजवाए। और दूसरी जानिब कैप्टन रिटायर्ड सफदर हों या एहसन इकबाल की हम बात करें तो नैब तरमीम का इन दोनों शख्सियात ने सहारा नहीं लिया। दोनों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरिट पर बरी किया था। इसी तरह 22 अगस्त को मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की नैब की दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें नैब ने मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी थी, जबकि नैब का इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी जवाब में ये नैब ने मौके पर अपनाया था कि नैब तरमीम के बाद इस केस पर दायरा इख्तियार बाकी नहीं रहा, यानी कि नैब के तरमीमी कानून का यहाँ पर भी फायदा लिया गया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने आहद चीमा के खिलाफ भी जमानत मनसूखी की नैब की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी थी। नैब तरमीम का सहारा लेकर रिलीफ लेने वालों को सामने रखें तो इस मकूले पर मुकम्मल यकीन आ जाता है कि ताकतवर के लिए कानून मकड़ी का जाला और मोम की नाक है, जब चाहा तोड़ दिया, जहां चाहा मोड़ लिया। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब ने। राजा आमिर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आप खुद नैब के कानून के ऊपर बहुत ज़्यादा आपकी एक्सपर्टीज़ हैं। हम देखते हैं कि अप्रैल 2022 के बाद PDM हुकूमत ने जिस तरीके के साथ नैब कानून में तरमीम की, अब उसकी मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन मेगा स्कैंडल की हद तक तो हो चुकी है, जिसके अंदर हम जो बड़ा नाम लें, आसिफ अली जरदारी साहब हों, उसके साथ नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, हमजा शहबाज हों, मरियम नवाज हों, सबके जो बड़े केसेस हैं सबके उन्होंने इस कानून से रिलीफ ले लिया। लेकिन हमें बताया यह गया था कि इस नए कानून के मुताबिक एक बहुत बड़ी हम इस्लाहात लेके आ रहे हैं और अब ये केसेस बंद नहीं हो रहे बल्कि रेलेवेंट फोरम को जाएंगे। आप किस निगाह से देखते हैं कि लाइफ टाइम के लिए केसेस खत्म हो गए या किसी मुतलका फोरम में इन बड़े केसेस के अंदर कोई कार्रवाई होती हुए आपको दिखाई देती है? देखिए भट्टी साहब, अगर हम 15-16 माह की जो वाहिद कामयाबी है मौजूदा ये जो गई है हुकूमत PDM की, उसकी यही थी कि जिस पर्पस के लिए वो आई थी, जिस मकसद के लिए आई थी, ऑल्दो PDM का नारा तो ये था कि जी हम महंगाई के खिलाफ, हम बैड गवर्नेंस के खिलाफ हुकूमत ले रहे हैं और हम इसे ख़त्म करेंगे। तो महंगाई तो आवाम ने देख ली, वो कहाँ से कहाँ ले गए। गवर्नेंस भी आपके सामने है। जो एक चीज़ में उन्हें कामयाबी हुई कि जो कि गुलाम दस्तगीर साहब, उनके मिनिस्टर, ऑन रिकॉर्ड मीडिया पे कह के गए कि जी हम तो मेगा करप्शन केसेस को ख़त्म करने के लिए लाए गए हैं। तो उस सिलसिले में आते ही पहला जो उन्होंने कानून साजी की, क्योंकि PDM के बहुत से रहनुमा ECL के कानून में थे, उन्होंने ECL के कानून को चेंज किया और वहां से अपने केसेस जो से हैं ECL से निकल गए। फिर उनके पास वो FIA के केसेस चल रहे थे, मियां शहबाज के और उनके बेटे के, उसको उन्होंने
प्रोसिक्यूटर कोर्ट में जब आए तो पहले दिन ही प्रोसिक्यूटर ने कहा जी कि मुझे तो डीजी की तरफ से हदायत है, मैं ये केस नहीं करता क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है इन जी। केसेस को चलाने में, और अब वो वजीर आजम और बेटे उनके वजीर आला बन रहे हैं। तो वहां से हमें नजर आया कि FIA भी उनके कंट्रोल में आ गई। अब नैब चूंकि एक बज़ाहिर एक इंडिपेंडेंट इदारा था, तो नैब को कैसे कंट्रोल किया जाता। नैब की हद तक उन्होंने कहा कि जी ठीक है, इसमें उन्होंने जो आपने कहा कि जी इसको मौसर बनाने की बजाय एक टूथलेस टाइगर बनाने का सोचा, और जी। टूथलेस टाइगर बनाने के लिए उन्होंने सबसे अहम काम ये किया कि पहले हम नैब को देखते थे कि जी नैब का जो वहां पे अदारा है उसमें लोगों को वो किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट किया जाता था। राइट। उसमें खतरा यह होता था कि जब नई हुकूमत आती थी तो अगली हुकूमत फिर अपने बंदे लगाती थी, केसेस फिर से खुल जाते थे। इस दफा उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया कि जी क्यों ना हम नैब के कवानीन को ही बंद कर दें, फिर अल्लाह जाने इस मुल्क में कब इलेक्शन होंगे, कब नई असम्बलियां आएंगी और कब कोई और कानून साजी हो सकती है। इस सिलसिले में उन्होंने नैब की अमेंडमेंट्स कर दी, और उन अमेंडमेंट्स में जो उन्होंने कानून साजी की वो ऐसी की कि नैब की जितनी भी पावर्स थी वो ऑलमोस्ट खत्म कर दी, और इसको एक एंटी करप्शन का अदारा कहना अब एक नई अमेंडमेंट्स के बाद एक ऐसी बात है कि जो कि एक मिजाह के तौर पे तो ली जा सकती है। अदरवाइज अगर आप ये समझते हैं कि जी 50 करोड़ से कम की जो करप्शन है उसको इन्होंने जी। वैलिड कर दिया कि जी वो नैब नहीं देखेगा। इन्होंने चेयरमैन नैब की पावर्स को खत्म किया कि जी वो अरेस्ट नहीं कर सकता, और अरेस्ट करने के लिए जो उन्होंने ग्राउंड्स दे दिए आमिर वो साहब इतने चलें, मुज़ायका केस कवानीन में थे। तरमीम तो वक्त की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या आपने इंटरनेशनली दुनिया के किसी मुल्क के अंदर कभी कोई ऐसा कानून बना है बिलखसूस जो कि माली बेज़ाब्तियों या करप्शन से मुतल्लिक हो, और ऐसे केसेस जिनकी इंक्वायरी हो चुकी हो, जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हो, जिनमें रेफरेंसेस फाइल हो चुकी हों, और उसके बाद कानून साज एक नया कानून बनाएं और नए कानून के जरिए से वो तमाम प्रोसीजर खत्म हो जाए, नल एंड वाइड हो जाए? दुनिया में कहीं ऐसी एग्जाम्पल मिलती है? देखिए, ये जो मौजूदा का दुनिया में अगर हम व्हाइट कॉलर क्राइम को देखते हैं, बर्तानिया में देखें या जितने भी दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पे जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, उसके प्रोसेस को सख्त से सख्त किया जा रहा है। बर्तानिया में नेशनल क्राइम सही। एजेंसी है, उनके कवानीन हैं, वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइम एक्ट है, फिर अनडिक्लेयर्ड वेल्थ ऑर्डर आया हालिया 2 साल पहले। उसमें तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को कहा गया है कि जी आपके पास चूंकि इस मुल्क की कौम के लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसों की अमानत होती है, तो आप लायबल हैं, आप जवाबदेह हैं कि जी आप बताइए कि आपके जो एसेट्स हैं ये इतने फोल्ड कैसे बढ़ गए, या आपके एसेट्स की इंक्वायरी बहुत सख्त कवानीन के तहत होगी। लेकिन जो हालिया कानून साजी की पीडीएम की हुकूमत ने, उन्होंने ना सिर्फ एक जनरल कानून साजी कर दी, उन्होंने केस टू केस हर केस को उठाते थे और देखते थे कि जनाब इस केस में हमारी कैसे जान छूटती है, और वो उस केस के हिसाब से एक टेलर मेड अमेंडमेंट कर देते थे कि जी इस केस में अगर हम कहेंगे कि जी बर्डन ऑफ प्रूफ, क्योंकि दुनिया भर में अगर एक पटवारी के घर से 3 BMWs निकलती हैं या तहसीलदार के घर से, तो उसी से पूछा जाता है कि भाईजान आपकी 2 लाख तनख्वाह है, 3 लाख तनख्वाह है, ये आपने 8-10 करोड़ की गाड़ियां कैसे खड़ी की हुई। लेकिन नए कानून बना दिया कि जनाब वो भले से गाड़ियां उसके घर में खड़ी हैं, अब नैब साबित करे कि किसी फलाने केस में उन्होंने फलानी रात को डिक्की में भर के कैश का अमाउंट आया था, क्योंकि जो व्हाइट कॉलर क्राइम में अगर पैसे दिए जाते हैं तो वो कोई चेक के जरिए या पे ऑर्डर नहीं बनता, सही। वो तो इसी किस्म के पैसे होते हैं कि जो छुप के दिए जाते हैं, जो कि साबित करना नामुमकिन है। तो इन्होंने सेक्शन 14 को पूरा ही खत्म कर दिया कि बर्डन ऑफ प्रूफ का पब्लिक ऑफिस होल्डर से इन्होंने बिल्कुल ताल्लुक खत्म कर दिया। फिर इन्होंने कह दिया कि जी जो ब्यूरोक्रेसी है वो जी। भी बड़ी खुश थी कि जनाब आप ये पूरी अकेले अपने लिए फायदे नहीं उठा सकते। इन्होंने कह दिया कि जी अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर जो सा है, सरकारी मुलाजिम है, तो वो अगर कोई कानून ऐसा अमल करता है जिसमें उसकी नीयत अगर खराब नहीं थी, या उसने खुद से रिश्वत नहीं ली, लेकिन भले से उसके अमल से उसके बॉस को या उसके सियासी उस जी। लीडर को जिसने उसे वहां तैनात किया हुआ है, उसको अरबों खरबों का भी अगर फायदा उसने दे दिया,
तो वो जुर्म में की डेफिनेशन या में कौमी नहीं खजाने को आएगा। नुकसान पहुंच गया तो वो फिर भी वो लायबल नहीं होगा उनके ऊपर, क्योंकि नीयत अच्छी थी उनकी। एग्जैक्टली फिर इन्होंने कह दिया कि जी जो कैबिनेट के डिसीजंस हैं, जो सीसीआई के डिसीजंस हैं, अब कैबिनेट अगर किसी को सब्सिडी दे देती है या कैबिनेट कहती है कि जी शुगर पे इतनी सब्सिडी है या खाद की है या खाद की इंपोर्ट को अलाउ करती है, उसके फैसले से मुल्क को, इस सनत को अरबों रुपए के अगर नुकसान होते हैं तो उसको भी इन्होंने नैब से निकाल दिया। इसी तरीके से और बहुत से इन्होंने ऐसी अमेंडमेंट्स की जो हर केस के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग का एक आपने सुना कि ओमनी ग्रुप का जी जरदारी साहब जी का बिल्कुल। बहुत ऐसे मैं बड़ा थोड़ा सा केस था। मैं कुछ जी, मेगा केसेस की मैं आपसे बात भी करना चाहूँगा। प्लाटों की इलीगल अलॉटमेंट का एक बहुत बड़ा केस था, तोशाखाना का केस था निवाशी साहब से मुतल्लिक, उसके बाद फेक बैंक अकाउंट्स का स्कैंडल था, यूसुफ ज़गलानी साहब के खिलाफ गैर कानूनी इश्तिहारात का रेफरेंस था, चेयरमैन ओगला की तैनाती का रेफरेंस था, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्लांट का रेफरेंस था, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन के रेफरेंसेस थे, पीआई में गैर कानूनी भर्तियों के केसेस थे। सारे केसेस बंद हो गए और कहा गया कि ये अब इनको मुतलका फोरम पे भेजा जाएगा। तो सवाल ये है कि अब इसको हमेशा के लिए हम समझ लें कि केसेस दफन हो गए, या किसी मुतलका फोरम पे इन शख्सियात के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई अमल में आने का इम्कान है? देखिए मुतलका फोरम तो यही है कि एंटी करप्शन के पास चले जाएंगे, मुतलका फोरम तो जी यही है बिल्कुल, कुछ एफबीआर के केसेस पास रहे। चले जाएंगे, जी उसका एफबीआर का नाम दे दिया जाएगा कि जी ये तो टैक्स से रिलेटेड है। मुतलका फोरम तो यही है कि ओम्बुड्समैन को भिजवा दें। मुतलका फोरम तो इन्होंने खुद भिजवाना है। जो उम्मीद की एक हमें अभी भी किरण नजर आती है जी वो ये है कि ये अमेंडमेंट्स अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हुई हैं एग्जैक्टली। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन तमाम अमेंडमेंट्स को देख रहा है और साथ ही उन्होंने नैब को ये हदायत दी हुई है कि ये जितने भी केसेस हैं आप इनकी मास्टर फाइल्स अपने पास रखेंगे, इसके रिकॉर्ड को संभाल कर रखेंगे और इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे में आती है कि ये जो सी अमेंडमेंट्स की गई हैं ये पर्सन स्पेसिफिक हैं, ये उन पार्लियामेंटेरियंस ने की हैं कि जिनके अपने जाती केसेस हैं, तो क्या उनको इजाजत है कि अपने जाती केसेस को खत्म करने के लिए कानून साजी कर ली जाए। और फिर एक उस पार्लियामेंट ने ये कानून साजी की है जिसमें मुल्क की सबसे बड़ी जमात जो सी है वो बाहर थी, तो ये एक नामुकम्मल पार्लियामान थी, क्या वो ये ये बिल्कुल कानून ऐसा है, लेकिन साजी कर जहां पर अगर सकती इस थी? केस के पेंडिंग होने की मामला है आमिर बाज साहब, माजी के अंदर हमने देखा कि जब इतने साल केस लिंगर आन हो गए उसके बाद गवाहन या तो दुनिया से रुखसत हो गए या उन्हें गायब कर दिया गया या उनकी वफादारी तब्दील कर दी गई, गवाहन अपने बयानात से मुकर गए। उसके साथ हमने देखा कि ओरिजिनल फाइल्स गुम हो गई और हाई कोर्ट्स की इंटरवेंशन के बावजूद वो ओरिजिनल फाइल्स जरदारी साहब के केसेस में नहीं मिल सकी थी। तो हम तवक्को रखें अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा फैसला आ भी गया तो वो केसेस जो बंद हो चुके हैं उनके गवाहान, ओरिजिनल फाइल्स, सारे सबूत फिर कहां से इकट्ठे होंगे? यू आर करेक्ट, ये मैनिपुलेशन हो सकती है अगर तो नीयत सही हो नैब की। माजी में भी जो कटकना और दूसरे केसेस के रिकॉर्ड गुम हुए थे, फोटो कॉपीज थी, वो बाद में एक इंक्वायरी हुई थी और पता चला था नैब के जो नीचे तहखाना है उसमें मौजूद हैं वो अभी भी। तो वो गुम तो नहीं होंगे लेकिन वो मैनिपुलेट हो जाएंगे, उसमें जो पॉलिटिकल भर्तीज होंगी नैब में वो अपने अकाउंट को फैसिलिटेट करने के लिए जी वो रिकॉर्ड इधर उधर कर देंगे। और इसमें जो अगर ये केसेस चल रहे हैं तो ये नैब के अदारे को रिस्ट्रक्चर नहीं अगर किया गया और सख्त लॉज नहीं आए, जी अभी आप देखें ना जी ये केसेस तो कोई अभी के नहीं थे जो पीछे जी। इमरान खान साहब की आमिर हुकूमत साहब, थी मैं एक उसमें लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना 2007-8 चाहूंगा। साल साबिक से ये वजीर चल रहे आजम थे। शाहिद खकान अब्बासी साहब कहा करते थे कि नैब के होते हुए ये मुल्क नहीं चल सकता, अगर मुल्क ने आगे जाना है तो नैब के कानून को तब्दील करना पड़ेगा। अब तो नैब का कानून तब्दील हो चुका, और अब क्या आप समझते हैं कि मुल्क ने चलना शुरू कर दिया है, या अब कब मुल्क चलना शुरू होगा, जिसकी निशानदेही किया करते थे शाहिद खकान अब्बासी साहब? देखिए जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की एक स्टेटमेंट है, मुल्क ने क्या चलना शुरू हो गया, करप्शन की इंडेक्स में आप दुनिया में और ज्यादा ऊपर चले गए। आपने देख लिया कि मियां नवाज शरीफ की स्टेटमेंट मुझे याद है कि जी हम तो इस कानून को भुगत चुके हैं, अब ये भुगतेंगे। और उसी को जिसको ये पार्लियामान कहती थी कि ड्रैकोनियन लॉ है, चेयरमैन को जो रिमांड के लिमिट है वो 14 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जी इन्होंने अमेंडमेंट की। जी और फिर आपको याद होगा कि हालिया जो चेयरमैन सेनेट है वो जब सदर बने कुछ दिनों के लिए सदर साहब नहीं थे तो उन्होंने रात की तारीकी में
उसको दोबारा से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए उसको दोबारा से 30 दिन का कर दिया गया। बिल्कुल तो सही। ये इसको एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे तो इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अगर हम देखें कि कोई इसकी अफादियत, तो इसकी अफादियत तब तक नहीं होंगी जी कि जब तक कि इसमें ऐसी अमेंडमेंट्स ना की जाएं जो कि वाकई ही इस अदारे को मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाए और जो अकाउंटेबिलिटी का बिल्कुल प्रोसेस सही, है बिल्कुल सही। उसको सख्त से आमिर अब्बास सख्त साहब, आपका बनाने की बहुत जरूरत शुक्रिया, है। आपने वक्त दिया। बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने अकाउंटेबिलिटी करनी है और हकीकी मानों में करनी है तो फिर ऐसे कवानीन में तरमीम की ज़रूरत है जिससे नैब हकीकी मानों में मजबूत हो सके और करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस हमें दिखाई दे, इम्प्लीमेंट होती हुई दिखाई दे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। 2.5 साल की सर्दमोहरी के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के स्ट्रेटजिक तल्लुकात के हवाले से बड़ी पेशरफ सामने आई है। अमेरिका के साथ इंतहाई अहमियत के हामिल स्ट्रेटजिक तल्लुकात का 15 साला मुआहिदा तय पा गया है। पीडीएम हुकूमत की जानिब से अमेरिका के साथ कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई थी। सिस्मोआ एक ऐसा बुनियादी मुआहिदा है जिसके तहत अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ करीबी फौजी और दिफाई तल्लुकात बरकरार रखना चाहता है। प्रोग्राम तलाश की जानिब से एक्सक्लूसिवली हासिल की गई दस्तावेज के मुताबिक सिस्मोआ एग्रीमेंट पर दस्तखत का मतलब है कि दोनों ममालिक इदारा जाती मैकेनिज्म को बरकरार रखने के ख्वाहिशमंद हैं। मुआहिदे के मुताबिक फ्रीकैन ने अब इस इंतजाम की तजदीद की है जिसमें मुश्तरका मशकें, ऑपरेशंस, तरबियत, बेसिंग और आलात शामिल हैं। दिफाई माहिरीन ने स्ट्रेटजिक लिहाज से मुआहिदे को अहम करार देते हुए कहा है कि मुआहिदे की रोशनी में पाकिस्तान दुनिया भर में नेटो फोर्सेस के साथ कम्युनिकेशन भी कायम कर सकेगा। इससे कबल पाकिस्तान और अमेरिका के मबैन अक्टूबर 2005 में, यानी कि 15 साल का ये मुआहिदा हुआ था जिसकी मुद्दत अक्टूबर 2020 में ख़त्म हो गई थी। इस मुआहिदे की मुद्दत ख़त्म होने के बाद मुतलका हुकाम के दरमियान गुफ्तो शनीद का सिलसिला तो जारी रहा, ताहम इस अरसे में पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार हुए। जनवरी 2021 में जो बाइडन ने सदर का ओहदा संभाला, मगर उन्होंने भी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ टेलीफोनिक रब्ता करने से मुसलसल इज्तनाब किया। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भारत का दौरा किया, मगर पाकिस्तान आए बगैर वो भी वापस अमेरिका चले गए। इसी तरह मौसमियाती तगय्युर तबद्दुल की आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया। इसके साथ अफगानिस्तान से जब अमेरिकी फौजियों की इनखला और जंग की शिद्दत में इजाफे के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान से मतलूबा रवाबत कायम करने से मुसलसल गुरेज किया। अप्रैल 2022 में पीडीएम हुकूमत कायम होने के बाद अमेरिका के साथ दिफाई और मुआशी तावन के फ़रोग के लिए एक मरतबा फिर कोशिशों का आगाज हुआ। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम मुअत्तल होने से सख्त मुआशी बहरान का सामना करना पड़ा। IMF से कई मुज़ाकराती सेशंस हुए, मगर बात उसी वक्त आगे बढ़ी जब अमरीकी हुकाम ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए IMF को रवां साल जून में पाकिस्तान के साथ मुआहिदा करने पर कायल किया। जून में ही अमेरिका के साथ 15 साला स्ट्रेटजिक मुआहिदे को हतमी शक्ल दी गई। पाक अमेरिका तल्लुकात ममूल पर आने के बाद पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात करके आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए अमरीकी हमायत का अयादा करते हुए भी आजकल दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, इस इशू पर के लिए, इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमने दावत दी है दिफाई तज्ज़िया निगार हैं इम्तियाज़ गुल साहब। इम्तियाज़ गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस 15 साला सिस्मोआ एग्रीमेंट को आप किस निगाह से देखते हैं? आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो चीन के साथ तल्लुकात हैं, इस मुआहिदे की क्या उसके ऊपर भी कोई इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? देखिए, जहाँ तक हमने इस मुआहिदे का मुताला किया है, इसमें बुनियादी जोर वो दिफाई ताउन पे दिया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान अमेरिका से दिफाई साजो सामान हासिल कर सकता है, ख़रीद सकता है और उसके लिए बाकायदा हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ उसको हासिल हो गया, यानी अमेरिकी हुकूमत का। 2005 में भी जब ये मुआहिदा हुआ था, उस वक्त भी अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग चल रही थी और
2002, 3, 4 के दौरान जितनी भी दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत हुई, उसका बुनियादी महवर सिक्योरिटी कोऑपरेशन यानी दिफाई ताउन था, और उसके तहत इंटेलिजेंस शेयरिंग भी थी, और ख़ास तौर पे जो अफ़गानिस्तान में जंग चल रही थी उसके लिए पाकिस्तान एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा था, तो इसलिए उस वक्त ये मुआहदा किया गया। अब बड़ी आसानी से इसको लैप्स होने दिया गया 2020 में, और अभी जो ये खबर सामने आई जी कि ये मुआहदा इसकी तजदीद हो गई है, यानी तकरीबन 3 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरा इस दौरान, तो इससे एक और बात फिर वाज़े हो गई है जी कि जनरल बाजवा की सरबराही में जो चीन से फोकस हटा के और दोबारा अमेरिका के साथ खुद को अलाइन करने का सिलसिला शुरू हुआ था, ये मुआहदा भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। सही। और मेरा ख्याल है सबको मालूम है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कई मौके पे ये कहा कि हमारा इक्तिसादी मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा हुआ है, जी और इस दौरान चूंकि ये CPEC के तहत कामकाज भी चल रहा था, तो वो बड़ी अपनी सोच में वाजे थे कि अमेरिका के साथ हमारी शराकत दारी तो रही है तवील अरसे से 1953 से, लेकिन उसके नतीजे में पाकिस्तान को सिवाय दिफाई शोबे के इस्तेहकाम के दिफाई शोबे में मदद के बहुत ज़्यादा इमदाद नहीं मिली। उसमें हमारा अपना भी कसूर था, जी हमारी अपनी ब्यूरोक्रेसी का, अपने सियासतदानों का, कि उन्होंने पाकिस्तान के इदारों को डेवलप नहीं किया। लेकिन वैसे तो मजमूई इस मुआहदे का फोकस या इसका महवर जो है वो दिफाई ताउन है, और ये एक मुस्तकबिल का नक्शा भी हमें बता रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात आने वाले बरसों में भी उस ज़्यादातर मरकूज़ रहेंगे जनरल हेडक्वार्टर यानी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अमरीकी वजारत दिफा पेंटागन के दरमियान। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आपने एक बात की साबिक प्राइम मिनिस्टर की, कि आप समझते हैं जब जो आपने चीन का बिलखुसूस हवाला दिया, तो 2021 में जो एक टेलीफोन कॉल का मुंतज़िर थी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी भी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कुछ लोग भी, और कुछ कोशिशें भी हुई बिहाइंड द सीन, लेकिन वो कॉल नहीं आई जो बाइडन की। अमूमी तौर के ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ अपने हम मनसब के साथ मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के साथ उन्होंने कॉल करके तबादला ख्याल किया। उस वक्त कॉल का नाना इसी एक सिलसिले की कड़ी थी जो हमारे चीन के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात थे। मेरा ख्याल है उस वक्त तक काफ़ी वाजे हो गया था। इसके अब दो पहलू थे। एक पहलू ये था कि जब से जो बाइडन सदर बने तो ये बड़ा वाजे था कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अमेरिका के अच्छे नहीं होंगे, इसलिए कि जो बाइडन या जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके रिवायती तौर पे भारत के साथ बहुत गर्मजोश ताल्लुकात रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान, भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जिस अंदाज में आगे बढ़े हैं उसकी बुनियाद भी डेमोक्रेटिक सदर बिल क्लिंटन ने रखी थी, जब मार्च 2000 में उन्होंने भारत का 5 रोज़ा दौरा किया था जी। तो ये सिलसिला दोनों मुल्कों के दरमियान मुसलसल मुस्तहकम होता चला गया है, और अभी तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, न्यूक्लियर में, स्पेस टेक्नोलॉजीज में भी एक दूसरे के साथ ताउन शुरू कर दिया है। दूसरी वजह थी अफ़गानिस्तान और चीन, यानी चीन के बारे में चूँकि जब हमारे साबिक वज़ीर आज़म ने बार बार बात की और बड़ी गर्मजोशी के साथ चीन ने भी उनको खुशामदीद कहा जी। तो वो शायद कुछ लोगों को वो बात पसंद नहीं आई, कुछ लोगों के कान खड़े हुए, ख़ास तौर पे हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में ये ख़दशा पैदा हुआ कि कहीं चीन के साथ बहुत ज़्यादा कुर्बत की वजह से हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात मज़ीद ख़राब ना हो जाएं। जी। तो उस वक्त एक सफ़र शुरू हुआ कि जो हमारे जहाज़, जो सफ़ीना है जिसको जहाज़ कहते हैं, चीन के साथ ताल्लुकात का, गहरे ताल्लुकात का, उसका रुख मोड़ने की कोशिश की गई। और उसका आप अंदाज़ा इससे लगा लें कि जो बाइडन के इर्द गिर्द जितने भी लोग थे, उनकी जो एडवाइजरी कमेटीज़ थी, उनके स्पीच राइटर थे, वो ज़्यादातर 80% से ज़्यादा जो थे इंडियन नजात थे। जी। वो लोग जो कि अमेरिका के अंदर बड़े बाअसर हैं सियासत में, दूसरे शोबों में, तो उसकी जितनी मुशावरत थी बाइडन को हासिल, वो अमेरिका नजात भारतीयों की थी। बिल्कुल सही। इस दौरान फिर चूंकि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म ने, आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 में कश्मीर को उन्होंने एनेक्स किया, आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया मोदी हुकूमत ने।
तो उसके बाद जिस तरह साबिक वजीर आजम ने अपनी गुफ्तगू शुरू की, मोदी को जी हिटलर का हम पल्ला करार दिया, फैशिस्ट करार दिया, तो ये सारी बातें बेसिकली उनके खिलाफ गई, बिल्कुल, तो ये क्योंकि वो जो सारे फैक्टर थे जिसके नतीजे में हमें ये अमेरिकी रवैये को हमने ऑब्जर्व करने का मौका मिला। सर, इसके साथ जानना चाहूँगा मैं आपसे कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इसको जो मुझे कुछ पढ़ने का मौका मिला, ये बताया गया है कि ये एग्रीमेंट जॉइंट एक्सरसाइजेज, ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, बेसिंग एंड इक्विपमेंट, इस तमाम एरियाज को कवर करता है। आप दिफाई अमूर के ऊपर बड़ी एक गहरी नज़र रखते हैं, अगर थोड़ा हमारे नाजरीन को एक्सप्लेन कर सकें कि आइंदा 15 साल के लिए जो एक अहम तरीन सिक्योरिटी का एग्रीमेंट हुआ है, स्ट्रेटेजिक नेचर का एग्रीमेंट है, जॉइंट एक्सरसाइजेज समझ आती है, जॉइंट ऑपरेशन से क्या मुराद है, ट्रेनिंग की भी समझ आती है, बेसिंग से क्या मुराद है, थोड़ा इसको समझा सके हमारे नाजरीन को सर। देखिए, मुश्तरका ऑपरेशंस तो 2002 के बाद होते रहे हैं ना। जितने भी अफगानिस्तान या हमारे सरहदी इलाकों में ऑपरेशंस हुए, अलकायदा के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ, कई तालिबान के खिलाफ तो गैर एलानिया ऑपरेशंस भी हुए। ये सारे एक मुश्तरका कार्रवाई होती थी। पाकिस्तान के अंदर अलकायदा के जितने लोग पकड़े गए, वो बुनियादी तौर पे CIA का काम था, और पाकिस्तान ने फिर उसमें मुआवनत फराहम की। फिर इक्विपमेंट वगैरह है, गुज़श्ता 20 बरसों के दौरान पाकिस्तान को कोई गैर मामूली इक्विपमेंट नहीं मिला, बल्कि जितना भी सामान मिला वो सारा 2 नंबर या इस्तेमाल शुदा था। जो हेलीकॉप्टर्स, कोबरा हेलीकॉप्टर्स मिले थे, इस तरह फिर AK-47, कुछ C-130 मिले थे जहाज। सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इशारा अलबत्ता इस अमर का है कि अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट ने अब ये फैसला कर लिया है कि उनके पाकिस्तान के साथ रवाबित वो फ़ौजी ताल्लुकात के ज़रिए, फ़ौज के साथ ताल्लुकात के ज़रिए डिफ़ाइन होंगे। इसी वजह से उन्होंने बाकायदा तौर पे इस मुआहदे की तजदीद कर दी है, ताकि अगर वो कोई ऑपरेशन करें, मुश्तरका मशक़ें करें या पाकिस्तान को कोई असलहा बेचना हो, तो वो फिर कांग्रेस उनकी राह में कोई कानूनी रुकावटें न डाले। तो इससे ज़्यादा हमें इसमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त असले से ज़्यादा यहाँ पे पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि रोज़गार के मौके पैदा हों। हमें इंडस्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री का इसमें कोई जिक्र नहीं है, रोज़गार का इसमें कोई जिक्र नहीं है, यानी टेक्नोलॉजिकल सलाहियत बढ़ाने का इसमें कोई जिक्र नहीं है। बस ये है कि सामान आपने वहाँ से ख़रीदेंगे, यहाँ पे ले आएंगे इससे। और यही साबिक वज़ीर आज़म भी कहा करते थे कि हमें यहाँ पे अपनी इस्तेदाद बढ़ानी है, वो आज तक किसी हुकूमत ने कोशिश नहीं की। तो सर, एक इस तवील मुद्दी मुआहदे को जो 15 साल के लिए मजीद एक्सटेंड हुआ है, जो चीन के साथ हमारे मुआशी और दिफाई शोबे के अंदर हमारा तावन बहुत ज़्यादा बड़ा है, और रशिया की जाने भी हम बहुत तेज़ी के साथ बढ़े हैं, इवन इकनॉमिक तिजारती लिहाज से भी कुछ ना कुछ एक नए न्यू एवेन्यूज़ वहाँ पर ओपन हुए हैं। तो जब हम 15 साल के लिए एक बहुत स्पेसिफिक एग्रीमेंट के अंदर दोबारा चले गए हैं, तो चीन और रशिया की तरफ जो हमारा सफ़र था दिफाई लिहाज से भी और मौशी लिहाज से, क्या वह उसी पेस के साथ जारी रहेगा, या ये एग्रीमेंट उसके अंदर कहीं ना कहीं दरमियान में उसको इंटरवीन करेगा? देखिए, रूस का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे चीन के साथ ताल्लुकात मेरा ख्याल है कि सुस्त रवि का शिकार हो जाएंगे, इसलिए कि ज़ाहिर है इस वक्त बुनियादी तौर पे दुनिया चीन नवाज़ और अमेरिका नवाज़ ब्लॉकों में बट गई है, और ये मुआहदा भी अमेरिका ने गालिबन इसी वजह से पाकिस्तान को पेशकश की है, ताकि पाकिस्तान चीन से ज़्यादा दूर रहे। चीन की अपनी कोशिश होगी कि वो इक्तिसादी मंसूबों में डिसएंगेज ना हो, यानी इक्तिसादी ताउन जारी रखे। CPEC के तहत ज़ाहिर है उन्होंने अपने इंडस्ट्री भी चलानी है, और उन्होंने अपना असर नफूज भी बढ़ाना है दुनिया भर में, तो वो आसानी से अमेरिका के लिए ये मैदान नहीं छोड़ेंगे। एक अलबत्ता बात ज़रूर है कि अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि फ़ौज अमेरिका के साथ मसरूफ़ रहे और पाकिस्तान की मईशत चीन की मदद से चलती रहे, तो उसमें पाकिस्तान के अवाम का कुछ ना कुछ भला शायद हो जाए। बिल्कुल सही। तो सर, क्या इस मुआहदे के बाद हम ये तवक्को कर सकते हैं कि अमेरिका, जिस तरह कुछ अरसे में उसने भारत को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी स्पेशली डिफेंस के शोबे में, तो क्या अमेरिका इस एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान को भी उसी तरीके से एट पार ट्रीट करेगा, या वो जो डिस्क्रिमिनेशन रहेगी माजी की तरह? देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात की जो तारीख़ है उसके मुताबिक हमें कोई बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अच्छी बात है दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बहाल रहें, नॉर्मल रहें, लेकिन क्या इससे पाकिस्तान को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा?
मुझे इससे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। बिल्कुल सही सर। हम देखते हैं कि अमेरिका ने स्पोर्ट की आईएमएफ के साथ हमारा मुआहदा भी हो गया, वक्ती तौर के ऊपर एक थोड़ी मुश्किल हमारी टली, लेकिन अभी भी बहुत से खतरात मौशी लिहाज से मौजूद हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि अमेरिकी सफ़ीर जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में तैनात हैं, अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम, तो अब वो हम देखते हैं कि वो बहुत एक्टिवली मूव करते हैं। और उन्होंने हमने देखा कि गुज़श्ते रोज़ उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुलाकात भी की और आइंदा इलेक्शन के हवाले से बड़ी खुलकर उन्होंने बात की। तो अब हम समझ सकते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो एक उस गर्मजोशी के लेवल पर आगे हैं जिसकी ज़रूरत थी। देखिए, जो सिफारतकार होता है, इनसे पहले भी जितने भी सफ़ीर थे वो बड़ा घूमते फिरते रहे हैं, चाहे वो कैमरन मंटर थे या रिक ऑल्सन थे। ये भी उसी तरह गर्मजोशी से लोगों से मिलना मिलाना कर रहे हैं। इन ताल्लुकात की, इन मुलाकातों की बस एक महज सफारती सियासी अहमियत होती है, दिखाने के लिए कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात चल रहे हैं नॉर्मल हालात में, नॉर्मल अंदाज में। लेकिन असल जो ताल्लुकात दोनों मुल्कों के दरमियान हैं और वो इस मुआहदे से भी ज़ाहिर हो रहे हैं, वो दोनों मुल्कों की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स के दरमियान है। और इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं देखूँगा। अच्छी बात है, दोनों मुल्क एंगेज रहें और उसके लिए अमेरिका की खुशनुदी बड़ी ज़रूरी है IMF में, वर्ल्ड बैंक के कर्ज़ों के लिए। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर हों, यहाँ पे यकसुई हो, इत्तेहाद हो सियासी तौर पे, ताकि सियासी इस्तेहकाम आए और फिर वो फ्रेमवर्क जो कारोबार का है यहाँ पे, वो इस तरह से किया जाए ताकि बैरूनी सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी करने की हौसला अफजाई मिले। बिल्कुल सही। इम्तियाज़ गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इसे अहम तरीन मुआहदे के हवाले से अपनी एक एक्सपर्ट ओपिनियन दी। नाज़रीन, ज़रूरत इस समर की है कि पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से, अपनी दिफाई ज़रूरियत के लिहाज से यकीनी तौर के ऊपर अमेरिका के साथ इंगेज रहना चाहिए। और अमेरिकी खुशनुदी के साथ ही पाकिस्तान के बहुत से मुआशी मसाइल और आलमी मालियाती इदारों के साथ जो तल्लुकात हैं वो उससे वाबस्ता हैं। तो एक जानिब पाकिस्तान को अमेरिका के साथ तल्लुकात मेनटेन रखने की ज़रूरत है, दूसरी जानिब मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए चीन के साथ तिजारत को फ़रोग देना भी अशद ज़रूरी है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, कल होगी दोबारा मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।